तो डुगू सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट हेलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। अगर हिंदी की बात करें तो प्राण संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, तो व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन? Animals take in solid food and break down inside the body like amoeba and animals. In this type of nutrition, animals take their own food and digest in their own body. अब अगर बात की जाए आपका what are the saprophytic organisms feed on dead decaying matter like fungi. लास्ट है आपका पैरासाइटिक। व्हाट इज द पैरासाइटिक? पैरासाइट्स लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। एग्जाम्पल है आपका कसकटा, टिक्स। ठीक है, अब अगर आप बात करें हिंदी में तो पराण संपोषण क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल है अमीबा और मानव। ठीक है, देखिए कि क्या होता है कि जो लोग अपना भोजन पहले ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो आपके कहाँ होता है? स्टमक में यानी पेट में, आपके शरीर के अंदर। वो क्या कहलाते हैं? प्राण संपोषण या होलोजोइक। ठीक है, उसके बाद है आपका मृतजीवी। तो यहाँ आपको शब्द से ही लग रहा होगा मृतजीवी यानी मरे हुए या सड़े गले भोजन को खाने वाले लोग, जीव जंतु क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका फफूंदी और कवक। आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ सड़ जाती है उसमें फफूंदी लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनका फफूंदी का भोजन क्या होता है? हर जो चीज़ आपके लिए यूजफुल नहीं है यानी कि सड़ी गली हुई है, व्यर्थ है, वो फफूंदी का भोजन है। अब लास्ट में हम बात करते हैं आपका परजीवी पोषण, पैरासाइटिक। तो परजीवी जीवों के शरीर के अंदर या बाहर हमारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जू, फीताकृमि। तो इसमें वो जीव जंतु आते हैं जो कि किसी जीव के अंदर या जीव के ऊपर निवास करते हैं और जिस पे निवास करते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जैसे कि अमरबेल हो गया, आपने देखा होगा हरे पेड़ पौधों के ऊपर अमरबेल रहती है। जूं हो गई, फीताकृमि। और जूं को तो बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोग को, इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि अमीबा में पोषण। तो जो आपका अमीबा होता है इसमें भी पोषण का इस प्रोसेस में क्या करता है अमीबा? भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, फिर क्या करता है कि खाद्य रिक्तिका में उसको प्रवेश कराता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। उसके बाद बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब ये बताइए, मान के चलो अमीबा ने जितना भोजन ग्रहण किया, क्या वो सारा उसके यूजफुल रहेगा? नहीं, जो उसके यूजफुल नहीं है वो क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो आप लोग को इसमें पढ़ना है कि अमीबा स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैप्चर फूड, टेक इन फूड वोक्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वोक्यूल, अनडाइजेस्ट फूड जो होता है आपका मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इन थ्रो डाउन। देखिए अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले अमीबा ने क्या किया? ये अमीबा है और इसका न्यूक्लियस, ये क्या है आपका? फूड पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? क्योंकि ये फूड को अपने अंदर, स्यूडोपीडिया मीन्स कैसे भी करके उसको चारों तरफ से घेरने का प्रयत्न करेगा। क्यों? क्योंकि जब उसका फूड अंदर चला जाएगा तब तो उसके पेट में ही ये मान के चलो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि फूड वैक्यूल,
ये जो फूड है आपका उसको आप ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होगा, यानी कि जो फूड उसके यूज के लायक नहीं है, जो यूजफुल नहीं है, वो क्या करेगा, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रो आउट, ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद है आपका पैरामीशियम, यानी कि आपको अमीबा और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। तो पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम जो है आपका, पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम क्या करता है, सबसे पहले कि पश्चाप कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पहले घेरेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, फिर अनवांटेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड उसको थ्रो आउट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप हमारे मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर बात करें मनुष्य में पोषण के बारे में, तो सबसे पहले क्या है आपका अंतर्ग्रहण, यानी कि इनगेशन, intake of, in this we study about the intake of food material into simple ones. Next है आपका पाचन, it means digestion, breakdown of complex food, यानी कि हम इसमें से पढ़ेंगे कि जो फूड भोजन है आपका, इसका ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। तो क्या होता है अवशोषण, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसके बाद है आपका स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन और स्वांगीकरण। इसके बाद लास्ट है आपका बहिक्षेपण, यानी ईजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ईगेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट nutritional process and it depends upon the source of carbon from where the food is taken। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करें आपका कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण के कुल आपके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जो हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले है आपका, अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मुंह, यानी माउथ। तो भाई आपको तो पता ही होगा कि माउथ की सहायता से हम भोजन क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण, यानी कि इनटेक ऑफ होल फूड। हमें जितना खाना है सारा अंतर्ग्रहण कहाँ से होगा, मुंह से, यानी माउथ से। इसके बाद है आपका दांत, यानी कि टीथ। ये किस चीज़ में मदद करते हैं भाई, च्यूइंग, ग्रिंडिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन को चबाने में। लास्ट है आपका टंग, ये क्या करता है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वॉलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। रोलिंग ऑफ फूड मीन्स, ये बताइए, जब आप टेस्ट लेते हैं यानी स्वाद लेते हैं तो किसकी सहायता से लेते हैं, जीवा की सहायता से ही ना लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि आगे बताएंगे आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, यानी कि लार ग्रंथियाँ। तो ये जो है आपकी क्या काम करती हैं, लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेज एंजाइम, माल्टोस, शर्करा। चलिए, ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, हम बताते हैं आपको इसका मतलब क्या है। स्टार्च जो होता है, क्या होता है, सलाइवरी और एमाइलेज की उपस्थिति में क्या बनाता है, शुगर, यानी उसके बाद है आपका ऑइसोफोगस, यानी भोजन ग्रसिका। तो ऑइसोफोगस का आपका क्या काम है, तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका का क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। जो आपका भोजन है ऑइसोफोगस के थ्रू ही टेकिंग कहाँ तक पहुँचता है, आपका स्टमक, बाय द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। ये जो पूरा मोमेंट होता है, इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, यानी आपके माउथ टू स्टमक के बीच में जो मूवमेंट होता है फूड
का, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम बात करेंगे कि स्टमक। भाई ये जो स्टमक है इसका भी तो कुछ रोल है ना आपके भोजन के डाइजेशन में या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है और क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें आपसे, तो इसमें से हम बात करेंगे आपका गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस में कुल कितनी चीज़ें पाई जाती हैं, 3। पहली कौन सी है, पेप्सिन। दूसरा है आपका HCl। तीसरा है आपका म्यूकस। तो क्या है आपका पेप्सिन, HCl और म्यूकस। हाँ, तो जो आपका पेप्सिन होता है, यानी कि जो आपका पेप्सिन है, ये क्या काम करता है, इट इज यूज्ड एज अ एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। ये क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद है आपका HCl, मेक्स मीडियम एसिडिक, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। लास्ट में है आपका श्लेष्मा यानी म्यूकस, प्रोटीन इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ये बताइए HCl जो है ये एक हाईली एसिडिक यानी कि बहुत ही हानिकारक अम्ल होता है। अगर आपके हाथ में पड़ जाए तो आपका हाथ जला देगा, पर आपके स्टमक में या फिर पेट में ये कैसे रहता है, तो ये जो है म्यूकस या फिर श्लेष्मा, यही इससे आपके शरीर को जलने से बचाता है, या स्टमक की रक्षा कौन करता है, आपका म्यूकस। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइनल एंजाइम कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। सबसे पहले क्या करता है, ग्लूकोज फैटी एसिड को ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है आपका, हम आपसे बात करेंगे कि जो विली है, ए हो गया इंटेस्टाइनल एंजाइम, बी हो गया आपका विली, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ये क्या करता है कि जो आपका फूड होता है उसको किस में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ब्लड में यानी कि रक्त में। चलिए अब इसके बाद आपका लास्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। रिसीव सिक्रेशन लिवर बाइल लार्ज फैट इमल्सीफाई स्मॉल ग्लोब्यूल्स कैसन ग्लोब। जो लास्ट है आपका पैनक्रियाज जूस ट्राइप्सिन लाइपेज। एक तरफ क्या पहले तो ट्राइप्सिन बनाएगा और लाइपेज बनाएगा। लाइपेज क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, प्रोटीन पेप्टोन्स, ये फैट्स और लिपिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब excess of water, the rest of the material is removed from the body via the anus। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपका एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ये जल का अवशोषण करता है, ठीक है, तथा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खुदा द्वारा या फिर विद द हेल्प ऑफ एनस क्या करता है, आपको बाहर निकाल देता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम आपको बनाना आवश्यक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए लगातार कॉपी में बना के। इसमें से आपको सबसे पहले क्या बनाना है, जो आपने पढ़ा है अभी वही आपको डायग्राम में बनाने पड़ेंगे सारी चीज़ें। माउथ, टंग, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फेरिंग्स, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा चलिए ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको डिफरेंस पता है, तो देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इट इज नॉट लार्ज इन लेंथ, इट इज लार्ज इन विड्थ। अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में नहीं बड़ी होती है, ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी चौड़ाई या फिर विड्थ अधिक होती है, इस वजह से इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है।
और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा अधिक होती है, पर इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया है। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम आगे के लेक्चर्स के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसमें से अभी हमको काफ़ी चीज़ें पढ़नी बच रही हैं, जिसमें है आपका श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी धन्यवाद आप लोगों का, लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। अब